दोस्तों नमस्कार। सियासी धारणाएं बदलने लगी हैं, सियासी मुद्दे भी नए तरीके से ढलने लगे हैं, सियासी समीकरण भी इस दौर में उलट पुलट होने लगे हैं और 2024 को लेकर जो बिसात बिछती हुई दिखाई दे रही है वो शायद दिल्ली की धड़कनों को बढ़ाने लगी है। सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी की पदयात्रा से दिल्ली की धड़कनें बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी है। सवाल यह भी नहीं है कि केरल में पहुंचकर राहुल गांधी ने आरएसएस का खेल क्यों कर दिया। सवाल यह भी नहीं है कि जिन इलाकों से पदयात्रा निकलेगी उन इलाकों में रहने वाले लोग क्या कांग्रेस से जुड़ जाएंगे या नहीं जुड़ जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है, बीते 8 बरस से जो परसेप्शन बीजेपी और आरएसएस ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर खड़ा किया, क्या वह टूट तो नहीं जाएगा? और 2024 आते आते अगर वो परसेप्शन पूरे तरीके से खत्म हो गया तो फिर इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में क्या बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो जाएगा। शायद पदयात्रा के मद्देनजर, दिल्ली की बढ़ती धड़कनों के मद्देनजर, आरएसएस पर सीधा और तीखा हमला करने के मद्देनजर और इस देश के युवाओं के भीतर उठते सवाल जो कदम ताल करते हुए तमिलनाडु, केरल में नजर आए, क्या वो कर्नाटक और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सामने निकल कर आ जाएंगे? यह परिस्थितियां अचानक बन रही है या बनाई जा रही है? इन परिस्थितियों के तहत क्या यह माना जाए कि लोगों के भीतर जो सवाल थे उन सवालों का जवाब राहुल गांधी की पदयात्रा से जाकर जुड़ चुका है? बहुत सारे सवाल 2024 को लेकर किसी के जहन में हो सकते हैं, लेकिन 2024 की राजनीतिक चुनावी बिसात आज जरा इसे समझ लीजिए और यह भी समझ लीजिए कि क्यों दिल्ली की धड़कनें राहुल की पदयात्रा के साथ बढ़ रही है और परसेप्शन वो कौन सा है नरेंद्र मोदी का जो टूट रहा है। क्योंकि ध्यान दीजिए, बीते 8 बरस में जिस परसेप्शन को प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के साथ जोड़कर बड़ा किया गया वह 2 एस्पेक्ट में बहुत साफ तौर पर दिखाई देता था। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरी तरफ देशभक्त या राष्ट्रवाद की फिलॉसफी। इसके ठीक समानांतर नफरत और हिंदुत्व का सवाल भी धीरे धीरे राज्यवार राजनीति साधते हुए आगे निकलने की कोशिश करता हुआ नजर आया और इसके समानांतर 80-20 और सोशल इंजीनियरिंग का खेल वोट बैंक के तौर पर देखने की परिस्थितियों को पैदा किया गया। लेकिन इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के भीतर बीते 8 बरस में नरेंद्र मोदी के सामने कोई कुछ नहीं है। इस धारणा को उस राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर ही बड़ा किया गया जो इस वक्त सवालों के घेरे में है या सीधे कहें तो कटघरे में है। क्योंकि इसके आगे का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस इकोनॉमी को संभालना था वो धराशायी हो गई, जिस अर्थव्यवस्था के आश्रय इस देश के युवाओं को साथ लेकर चलना था वह भी धराशायी हो गई। तो पदयात्रा जिन इलाकों से निकल रही है, खास तौर से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहां के युवाओं के भीतर कौन से सवाल होंगे? राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर सवाल होंगे, वहां की गवर्नेंस को लेकर सवाल होंगे या केंद्र की नीतियों को लेकर सवाल होंगे? और खास तौर से तब जब परसेप्शन इस देश में यही बनाया गया कि आखिर सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी में ही निहित है। तो क्या पहली बार पद यात्रा के जरिए उस परसेप्शन पर सीधी चोट हो तो नहीं रही है? हमें लगता है यह परखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसके समानांतर मुद्दे हैं और चुनावी गणित है। मुद्दों का मतलब बहुत साफ है कि जनता अपने मुश्किल हालात को लेकर क्या किसी आंदोलन या खुद के राजनीतिकरण के लिए तैयार हो रही है या नहीं हो रही है। जो यात्रा का चेहरा है उस यात्रा के चेहरे को जरा देखिए। नेताओं की फहरिस्त हो सकता है आपके जहन में निकले। उसके बाद देखिए जो बच्चों के साथ है, परिवारों के साथ है, यात्रा का एक चेहरा यह भी है। लेकिन इसका एक खतरनाक रूप आज उभर कर आया जब सीधे तौर पर आरएसएस पर यह कहकर हमला किया गया कि आपकी जो यूनिफॉर्म है, जो निकर के तौर पर पहचान है, उसको सुलगाया गया और उस पर रिएक्शन के लिए बीजेपी को भी सामने आना पड़ा कि कहीं यह हिंसक प्रवृत्ति को जन्म तो नहीं दे रही है। सामान्य तौर पर कांग्रेस खामोश हो जाती थी और कहती थी हम गांधीवादी हैं, इस बात का जिक्र करती थी कि नहीं नहीं,
कांग्रेस अपने तौर पर सेकुलर है और वो अहिंसावादी है, लेकिन जब इसको बकायदा भारत जोड़ो के वेबसाइट के जरिए जारी किया गया, उस ट्वीट पर रखा गया, तो जवाब जो बीजेपी ने सवाल उठाया कि आप कहीं इस देश में आग लगाने तो नहीं निकल पड़ रहे हैं, तो जवाब में कांग्रेस के जो कम्युनिकेशन को संभालते हैं जयराम रमेश, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा जो जैसा बोएगा उसके सामने वैसे ही सवाल उभर कर आएंगे। क्या यह सवाल को सिर्फ राहुल गांधी की उस टी शर्ट से जोड़ा जा सकता है जिसकी कीमत को लेकर बीजेपी ने हंगामा मचाया, या यह इस बात का प्रतीक है कि केरल के भीतर जो एलडीएफ है उसकी और आरएसएस की शाखाओं के बीच हिंसक लड़ाई कोई आज की नहीं है। 1947 में गुरु गोलवलकर की सभा पर भी उस वक्त वहां के वाम मोर्चे ने हमला किया था। 1942 में पहली बार आरएसएस ने केरल में कदम रखा, लेकिन इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा शाखाएं आरएसएस की केरल में ही लगती है, और केरल के जरिए राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिला हो यह हो नहीं पाया, क्योंकि वहां के लोगों ने इसको एक सामाजिक संस्था के तौर पर देखा और इसका राजनीतिकरण आरएसएस वोट बैंक के तौर पर कर नहीं पाई। इसीलिए पूरा वोट एलडीएफ की तरफ बार बार चला जाता था। बीते लोकसभा चुनाव में यूडीएफ को 19 सीटें मिल गई, यानी अब लोकसभा के चुनाव में जाहिर है बहुत सारी सीटें एलडीएफ के पास जाएगी। यह जो आरएसएस पर सीधा हमला है वह केरल के मद्देनजर हमला है। यह हमला इसलिए है क्योंकि जिस लड़ाई को एलडीएफ आरएसएस के खिलाफ लड़ रही है उसकी जरूरत आज कांग्रेस को भी है। और क्या राहुल गांधी अब इतने समझने लगे हैं, या कांग्रेस की जो चौकड़ी होगी, जो व्यू रचना कर रही होगी, क्या उसको समझ में आ गया है कि प्रांत दर प्रांत जब यह यात्रा आगे निकलेगी तो उसके जरिए राजनीति को साधना है। केरल में है तो आरएसएस को निशाने पर लेना होगा, क्योंकि आरएसएस को सबसे ज्यादा स्वयंसेवकों की हिंसक झड़पों में मौत केरल में ही हुई है। केरल में ही सबसे ज्यादा शाखाएं हैं। केरल के जरिए संदेश देने का काम राजनीतिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने किया है। तो क्या यह माना जाए कि रणनीति कांग्रेस की बहुत साफ है? जिस प्रांत में आप हैं उस प्रांत के उन मुद्दों को और उस मर्म को छूने का प्रयास कीजिए जिसके जरिए वह वोट बैंक या वह राजनीति आपके पक्ष में आकर खड़ी हो जाए, जहां पर सवाल वोटरों के वोट देने का होता है। यानी पहली बार राजनीतिक मुद्दों के आसरे चुनावी जमीन को पाने और टटोलने की कोशिश हो रही है। यह दूसरा सवाल जुड़ा हुआ था। तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, गणित का सवाल, राजनीतिक गणित का सवाल। और कांग्रेस की व्यू रचना और कांग्रेस की पूरी परिस्थितियों को अगर आप समझना शुरू करें तो विपक्ष के तौर पर आपके जहन में जो भी नाम आ जाए उस नाम के जरिए आप राजनीति में बीजेपी को हटा नहीं सकते हैं। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, बिहार नीतीश और तेजस्वी यादव, झारखंड हेमंत सोरेन, तेलंगाना चंद्रशेखर राव, पंजाब केजरीवाल, इन जगहों की 126 सीटें लोकसभा की हैं। इनमें से बीजेपी ने पिछली बार 52 सीटें जीती थी। यानी एक लिहाज से सोचिए कि बीजेपी मान लीजिए इसमें से 10-20 सीट और कम भी हो जाती है तो भी उसके पास बहुमत रहेगा। असल सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की मौजूदगी है और जिन राज्यों में कांग्रेस की मौजूदगी को खत्म करने के लिए विधायकों को तोड़फोड़ करके अपने साथ जोड़कर राजनीतिक सत्ता बीजेपी ने बनाई, अगर उस पूरे राजनीतिक राज्यों के लोकसभा सीट को देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि दरअसल 2024 की चाबी क्यों कांग्रेस के पास है। क्योंकि इन 126 सीटें जो हमने छत्रपों का नाम लिया उसमें एक चीज और जहन में रखिएगा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, यहां की सीटों पर बीजेपी को एक भी लोकसभा सीट में जीत नहीं मिली है। तो इन 3 राज्यों में 2024 में जीत नहीं मिलेगी। छत्रपों की स्थिति में आई 126 सीट, जहां पर 52 सीटें बीजेपी ने जीती थी, मान लीजिए वो आधी भी हो गई, लेकिन फिर आपको लौटना होगा कांग्रेस के दायरे में, इसलिए क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी। यहां पर 28 में से 25 सीट बीजेपी ने 2019 में जीती थी। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी जिसमें सेंध बीजेपी ने लगाई और यहां की 48 में से 23 सीट
बीजेपी ने जीती थी और उसके साथ शिवसेना ने बाकी सीटों पर कब्जा किया था। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, उसको भी छिन्न भिन्न किया गया। वहां 29 में से 28 सीट बीजेपी ने 2019 में जीती थी। उसके बाद के ये डेवलपमेंट थे जहां पर इनसे राज्य छिन गया था, दोबारा अपने पास जोड़ तोड़ करके ये राज्य ले आए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। 2019 के दौर को याद कीजिएगा तो उसके बाद यहां पर बड़ी तादाद में जीत, उससे चुनाव से ठीक पहले 2018 में जब चुनाव हुए छत्तीसगढ़ राजस्थान में, तो 25 में से 24 सीट बीजेपी ने और एक सहयोगी दल ने राजस्थान में जीती, यानी 100% सफलता। छत्तीसगढ़ में भी 11 में से 9 सीटें जीती और दिल्ली में तो 7 में से 7 जीत गई। सवाल है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली, यहां की कुल सीटों में जितना बड़ा कब्जा बीजेपी के पास है, क्या उसको डिगाया जा सकता है? क्योंकि यह वो सबसे बड़ा चंक है जिसके जरिए कोई भी यह समझ सकता है कि यहां पर 149 सीट कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, इन सब को जोड़िएगा तो इसमें से 116 सीटें सीधे तौर पर बीजेपी के पास है। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है कि इन जगहों पर अगर सेंध लग गई, और खास तौर से छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, यहां तो केजरीवाल अगर कुछ कमाल दिखा दें या फिर कांग्रेस अपने किले को बचाकर रख ले तो भी स्थिति अनुकूल बन सकती है। लेकिन पहली बार उससे आगे का सवाल उस परसेप्शन और मुद्दे पर जा टिका है जो बीजेपी के हाथ से निकल रहा है। और ये यात्रा जो चल पड़ी है, जो राज्यवार नए नए परसेप्शन, नए नए मुद्दों के आश्रय बीजेपी को अपने दायरे में लाकर सवाल उठाने को मजबूर कर रही है, इससे पहले ध्यान दीजिए बीते 8 वर्ष में कभी ऐसा नहीं था। पहली बार टी शर्ट को लेकर, जिस टी शर्ट का जिक्र है वो ये टी शर्ट है जिसको पहनकर राहुल गांधी निकले और कहा गया 41,000 की है, झटके में 10 लाख का कोट और 8,500 का हवाई जहाज भी हर किसी को याद आ गया, 1.5 लाख का चश्मा भी याद आ गया। लेकिन मुद्दा उठा और कटघरे में बीजेपी खड़ी हो गई। ठीक आश्रय पहली बार परिवार के लोगों को साथ लेकर, जो उस ग्रामीण इलाके में रहते हैं उनको साथ लेकर चलने का मतलब यह है कि जो आर्थिक स्थिति इस देश से के भीतर है, उसका जो सामाजिक प्रभाव है वो बड़ा विकट हो चला है। और इसके लिए समझना होगा कि जिन राज्यों में, जो खास तौर से जिन राज्यों पर प्रभाव का हमने जिक्र आपसे किया, यहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव कांग्रेस का है और उसी की मौजूदगी ही बीजेपी को डिगा सकती है और एक झटके में वह 225 तक आने की स्थिति में आ जाएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नौकरी, मजदूरी, महंगाई, युवाओं की उम्मीद, ध्यान दीजिए वो पूरा परसेप्शन 2014 से जो उम्मीद बांधे हुए था तबका, उसके भीतर वह टूट गया है। और इसीलिए इस मोर्चे को कहिए, इस पदयात्रा को कहिए, इस जोड़ो यात्रा को कहिए, अगर यह संवाद तमिलनाडु और केरल, जहां पर बीजेपी नहीं है, लेकिन कर्नाटक से यह असल खेल शुरू होगा। और कर्नाटक के मुद्दे जो करप्शन के मुद्दे होंगे, संसदीय बोर्ड में लाए गए येदियुरप्पा को लेकर जो सवाल होगा, जो ईडी और सीबीआई और आईटी के जो छापे पड़ते थे उसको लेकर जो सवाल होगा, और उसके आश्रय कर्नाटक की सामाजिक परिस्थिति में जातियों का जो समीकरण है उसको लेकर जो चोट होगी वो कर्नाटक से शुरू होगी। सवाल सिर्फ इतना रहता था कि इससे पहले बीजेपी किसी मुद्दे को उठाती थी, कांग्रेस उसका जवाब देने में लग जाती थी। अब कांग्रेस मुद्दा उठा रही है और बीजेपी को उसका जवाब देने के लिए सामने आना पड़ रहा है। पहला सवाल, रणनीति कांग्रेस बनाना सीख रही है या बनाकर सीखने के बाद अब उसको लागू करने की दिशा में इस पदयात्रा के सहारे वो चल चुकी है, जिससे धड़कनें दिल्ली की बढ़ी हुई है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, जो मुद्दा इस देश को प्रभावित कर रहा था, उस मुद्दे के प्रभावित होने के दायरे में युवा तबके के सामने सारी उम्मीदें टूट गई। जब तक दिल्ली में कैद राहुल गांधी या कुछ सभाओं में नजर आते थे, वह जुड़ाव नहीं था, वो सरोकार नहीं थे, वो संवाद नहीं था, और शायद युवाओं का राजनीतिकरण कैसे हो इसका कोई पाठ भी नहीं था। यह पहली बार है, अगर आप ध्यान दीजिए, जैसे कर्नाटक के भीतर में 20 से 24 साल के जो वोटर होंगे उनकी संख्या लगभग 10 से 11% है। 25 से 29
लगभग 9 से 10% के बीच में है और 30 से 39 लगभग 15.5%, यानी 20 से 39 तबके के बीच में संख्या लगभग 35-36% हो जाती है। और जिन राज्यों का हमने नाम लिया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, इन जगहों पर लगभग 30% से लेकर 37% तक यही युवा रन करता है, जो वोटर के तौर पर मजबूत है और वोटर के तौर पर मौजूद भी रहेगा। कर्नाटक के भीतर भी रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, किसानों की मुश्किलों का सवाल और उस उम्मीद को पाले रखने का सवाल था जो बीते 2014 से लगातार चल रहा था। वह तबका अगर कर्नाटक में इस पदयात्रा के घुसते ही सक्रिय होता है तो राजनीतिक तौर पर एक नया समीकरण कर्नाटक से जो बनेगा वह सीमा को छूते हुए महाराष्ट्र में भी नजर आएगा। और कांग्रेस की जो सक्रियता का सवाल था कि कांग्रेस को किसी भी हाल में निष्क्रिय रखो, और कांग्रेस के जो चेहरे हैं जिन्होंने सत्ता देखी है उनको एक एक करके ईडी के दबाव में, आईटी के दबाव में या सीबीआई के दबाव में उनके साथ में लाने की परिस्थितियां पैदा करो। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे कपिल सिब्बल का छोड़ना हो, चाहे जतिन प्रसाद का जाना हो, तमाम नाम है ऐसे। इन लोगों का जो छोड़ना रहा उससे उसी में वह सक्रिय रहे अपने लोगों के बीच में। लेकिन जब जब आप बड़ी लकीर खींचते हैं तो छोटी लकीरें उसके दायरे में फिर दिखाई नहीं देती है। इसीलिए सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस कौन छोड़ रहा है, कांग्रेस सक्रिय अगर हो रही है तो यह खतरे की घंटी दिल्ली के लिए है, क्योंकि मुद्दे एक झटके में बीजेपी के हाथ से फिसल गए। दूसरा, परसेप्शन टूट रहा है, जिस परसेप्शन के आश्रय 8 बरस में खुद को लार्जर देन लाइफ नरेंद्र मोदी को बनाया गया। बीजेपी ने बनाया, आरएसएस ने बनाया, उनके अपने आईटी सेल ने बनाया और प्रचार तंत्र और मेन स्ट्रीम मीडिया जो लगातार काम करता है, जो पहली बार इस देश के भीतर में सामाजिक ध्रुवीकरण करने की स्थिति में बीजेपी और आईटी सेल का सवाल नहीं है या आरएसएस का सवाल नहीं है, मीडिया और न्यायिक फैसले भी सामाजिक ध्रुवीकरण करने की दिशा में बढ़ने लगे। कोई भी फैसला हो वो किसके हक में जाएगा इसका अंदाजा पहले से लोगों को होने लगा। आज भी एक फैसला आया, उसको लेकर भी पहले से बनारस की गलियों में शोर था, फैसला क्या आएगा हम जानते हैं। यानी उन मुद्दों को लेकर जो मुद्दे कानून के दायरे में और न्याय के दायरे में इससे पहले देखते थे कि दरअसल संविधान के दायरे में कानून कैसे काम करेगा, न्यायपालिका का क्या रुख होगा, एक झटके में क्या उसे बदलते हुए अगर राजनीति ने देख लिया और राजनीति ने ताड़ लिया कि दरअसल इसी को अगर मुद्दे को सामने रखा जाए तो जवाब देने के लिए सत्ता को सामने आना पड़ेगा। प्रांत दर प्रांत वहां की राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से मुद्दों को उठाना, उस 8 बरस के परसेप्शन को तोड़ देना और गणित के लिहाज से वोटरों में तब्दील कर देना मुद्दों के आश्रय कांग्रेस के हक में इससे पहले यह प्रक्रिया शुरू हुई नहीं थी, जो इस बार हो गई है। हमें लगता है कि कुछ और चीज समझिए। जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे युवाओं का, महाराष्ट्र में 20 से 24 साल 10%, 9.5% 25 से 29 साल, 30 से 39 लगभग 15%, यहां भी लगभग 34.5-35% वह युवा तबका है जिसके सामने कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश में भी 31% ऐसा युवा है जिसमें 9.5% 20 से 24 साल, 25 से 29 साल लगभग 8-8.5% और 14% 30 से 39%। वही सवाल उनके सामने है, रास्ता क्या है। और खास तौर से जहां डबल इंजन की सरकार है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, तीनों जगहों पर मौजूद है। इन 3 जगहों पर अगर राज्य को लेकर भी कोई सवाल होगा तो बीजेपी से ही सवाल होगा, क्योंकि सत्ता उसी की है। जहां पर बीजेपी नहीं है वहां पर कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस पहली बार विपक्ष के मूड में निकली है कि हमारे पास कुछ नहीं है। राजस्थान भी नहीं, छत्तीसगढ़ भी नहीं, पंजाब हम गंवा चुके हैं, मध्य प्रदेश आपने जोड़ तोड़ करके छीन लिया, कर्नाटक में भी आपने यही हाल किया। यानी भारत की राजनीति में चुनावी लोकतंत्र के ऊपर अगर खरीद तंत्र का लोकतंत्र हावी कोई राजनीतिक सत्ता के लिए करने लगे तो फिर यह एक नया पाठ था जो 2014 के बाद सदमे में आया विपक्ष समझ नहीं पा रहा था। और कांग्रेस के भीतर एक शिथिलता थी, सक्रियता नहीं थी, निष्क्रियता थी।
तो क्या वह जागृत हुई है? क्योंकि इन परिस्थितियों में जो अलग अलग जगहों पर युवा मायने रखते हैं, वह कमोवेश भारत की 275 सीटों पर इस रूप में प्रभावी हैं कि जो शहर के इलाका है, जो मिडिल क्लास का इलाका है और जो एमएसएमई के दायरे में आते हैं या जो मुद्रा योजना से लाभ जिनको देने के जिक्र करती है सरकार, उन सब के सामने पहली बार सवाल है कि हमें तो कुछ मिला नहीं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिडिल क्लास, अर्बन पुअर यानी शहरी गरीब व्यक्ति, बिजनेस क्लास, उसके भीतर रूरल इंडिया के हिस्से में घुसिएगा तो वहां किसान, मजदूर और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेलफेयर स्कीम चल रही थी, वेलफेयर स्कीम की जरूरतों से कहीं ज्यादा अब जरूरत लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि बाकी रास्ते बंद हो गए। पहले वेलफेयर स्कीम जो थी, मान लीजिए वो 5 किलो अनाज की हो, किसान सम्मान निधि की हो, शौचालय की हो, स्वच्छता के नाम पर, या फिर जल से नल से जल का जिक्र हो रहा हो, इन तमाम परिस्थितियों में लोगों के सामने पहली बार वेलफेयर स्कीम भी अगर जरूरत नहीं पूरा कर पा रही है तो उनके सामने एक चुनौती है कि वह खुद का राजनीतिकरण कैसे करें। और राजनीतिकरण का मतलब कोई आंदोलन नहीं है, राजनीतिकरण का मतलब 2024 को लेकर सोचने की जरूरत है। जो राहुल की पदयात्रा क्या उसे जागृत कर रही है, और जागृत करने के साथ जो तीखे तेवर नजर आ रहे हैं, जो हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, जो आरएसएस के इस नीकर के जरिए जिक्र किया गया, उसका मैसेज बड़ा जबरदस्त इस मायने में है कि अगर यह मुद्दे धीरे धीरे प्रज्वलित राजनीतिक तौर पर होने लगेंगे तो सवाल है कि आरएसएस खुद को सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन वह संगठन अगर राजनीतिक मुद्दा बनाने की दिशा में कांग्रेस बढ़ चुकी है और उस राजनीति का जवाब देने के लिए बीजेपी को भी सामने आना पड़ रहा है, तो ताकत के तौर पर तो बीजेपी की सत्ता इस देश के भीतर में है, तमाम एजेंसीज है, लेकिन सवाल दूसरा है। पहली बार लोगों से संवाद बनाते हुए, सड़क पर पैदल चलते हुए, गांव खेड़े की पगडंडियों से निकलते हुए, जब आप आंखों से ही आंख मिला रहे हो, चाहे हाथों में हाथ ना हो, तो यह एक ऐसी सिचुएशन है जो राजनीतिक तौर पर लोगों को सक्रिय करती है। आखिर के 3 सबसे बड़े सवाल, यह 3 सवाल इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि केरल के बाद जो कर्नाटक आने वाला है और उसके बाद जो महाराष्ट्र आएगा, उसके मद्देनजर इस रैली में चलते हुए राहुल गांधी एक प्रतीक और एक परसेप्शन है। जो प्रतीक और परसेप्शन नरेंद्र मोदी के साथ 2014 से लगातार डेवलप होता चला गया, याद कीजिए या ध्यान दीजिए तो भारत के भीतर में जब कोई यात्रा पर निकलता है, पगडंडियों पर निकलता है, तो उसको लेकर परसेप्शन चाहे अनचाहे सॉफ्ट कॉर्नर इस देश का हो ही जाता है। वो कोई हो, किसी राज्य में निकला हो, उस इतिहास में नहीं जाते हैं। मौजूदा वक्त में ध्यान दीजिए, जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है वो संघर्ष कर रही है, जिन मुद्दों का जवाब बीजेपी दे रही है वो सत्ता में बैठी हुई है। जनता का रुख क्या होगा? संघर्ष नहीं कांग्रेस कर रही होती तो फिर वही सवाल होता कि ये कौन सी स्थिति है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। चूंकि वो संघर्ष करते हुए निकली है, इसीलिए कंटेनर याद आया, इसीलिए टी शर्ट याद आया, इसीलिए पादरी भी याद आए, इसीलिए अब नीकर का सवाल उठा। ये सारे सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो संघर्ष करेगा, और सत्ताएं संघर्ष नहीं करती है। सत्ताएं अपने जरिए अपनी भाषा को राजनीतिक संस्था से निकलकर सामाजिक संस्था और सरकारी संस्थाओं पर भी लाद देती है। तो क्या पहली बार इस पदयात्रा के उठ रहे मुद्दों के आश्रय जो सवाल हैं वो राजनीतिक तौर पर प्रभावित करेंगे? परसेप्शन के बाद ये दूसरा है। अगर राहुल गांधी को लेकर कोई नया परसेप्शन बन रहा है तो मुद्दों को लेकर भी एक नई परिस्थिति खड़ी हो रही है। और तीसरी स्थिति इस देश के भीतर की वोटरों की है, जो राजनीतिक तौर पर एकजुट 2014 में मनमोहन सरकार के खिलाफ कैसे हो गए थे, और वो संघर्ष करती हुई बीजेपी 2012-13 के दौर को याद कीजिए, और उसके बाद 2022 में आइए और 2023 में जाइएगा, तब आप समझ पाएंगे कि राजनीतिक तौर पर जनता का राजनीतिकरण कैसे होता है और चुनावों में उसका क्या बड़ा असर पड़ता है। जो ये तीसरा मुद्दा उस चुनावी असर को अभी से 5 से 6 दिन हुए हैं दिखाने लगा है। तो खतरे की घंटी भी है और बढ़ी हुई धड़कनें भी हैं, जो दिल्ली की है, मोदी सत्ता की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।